कुछ लोग टनल बोरिंग मशीन में फंस जाते हैं, लेकिन लास्ट तक वो इस मशीन से बाहर निकलने में कामयाब होते हैं या फिर नहीं हो पाते हैं, जानते हैं इस मूवी में। कहानी के शुरुआत में ही हमें TBM दिखाया जाता है, टनल बोरिंग मशीन, जो कि सुरंग खोद रही होती है। पहली बार हमें री को दिखाया जाता है। री एक जर्नलिस्ट है और वो टनल बोरिंग मशीन में काम कर रहे मजदूरों को फिल्माना चाहती है और उनके लाइफ के बारे में लोगों को बताना चाहती है। इसी वजह से वो टनल में उतर रही होती है। जाते जाते वो एक लेबर से बात कर रही होती है। वो लेबर उन्हें हर चीज इंस्ट्रक्शन दे रहा होता है। वो कहता है कि ऑक्सीजन अगर कम होने शुरू हो जाए तो इसे अपने मुंह पर लेना और सांस लेना, तब तुम्हें तकलीफ नहीं होगी। वो हर एक इंस्ट्रक्शन देना शुरू कर देता है। नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि री बहुत सारे लेबर्स के साथ बात कर रही है। वो उनका टिफिन भी खा रही है और उनके साथ पूरी तरह से घुल मिल चुकी है। वो इंटरव्यू शुरू कर चुकी है। री मशीन के चारों तरफ देख रही होती है और सभी लेबर उसे हर एक चीज बड़ी ही अच्छी तरीके से दिखा रहे होते हैं। अचानक से ही एक लेबर उसे कॉफी ऑफर करता है। री बोलती है, चलो ठीक है, मैं भी कॉफी पीऊंगी। वो एक बोतल में री को कॉफी प्रेजेंट करता है। उस कॉफी को वो पी लेती है और बोलती है बहुत ज्यादा स्ट्रांग है। तभी री उस लेबर से और भी बहुत सारी चीजें पूछती है। वो कहती है कि तुम क्या यहाँ पर ऐसे ही खाना पीना करते हो? लेबर बोलता है, हाँ, हमारी लाइफ कुछ ऐसे ही चलती रहती है। रास्ते में जाते जाते वो और दो लेबरों को देखती है। उन लेबर से वो बात करना शुरू कर देती है। वो दोनों ही लेबर बहुत ही ज्यादा मिलनसार है। एक का नाम है इवो और दूसरी का नाम है बहरान। राई बहरान से बात करना शुरू कर देती है। राय उनसे बहुत सारे सवाल करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर कितने सालों से हो? वो कहते हैं कि मैं यहाँ पर बहुत सालों से हूँ। तभी बहरान कहता है कि जाओ ईवो से कुछ सवाल पूछो, वो सारे सवालों का जवाब तुम्हें बड़ी ही अच्छी तरीके से देगा। री ईवो के पास पहुंच जाती है और वो उससे सवाल पूछना शुरू कर देती है। सवाल पूछने के बाद री को पता चलता है कि वो एक रिफ्यूजी है और इलीगल तरीके से वो इस देश में रह रहा है। ईवो कहता है कि मैं अपने फैमिली को पालने के लिए सिर्फ यहाँ पर आया हूँ। मुझे सिर्फ $1000 चाहिए ताकि मैं सारे कर्ज चुका सकूं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बहराम ईव को बुलाता है। बहराम एक ऐसे रूम में जाकर बैठता है जहाँ पर EVM मशीन चालू किया जाता है। वो रूम असल में सबसे सेफ रूम है EVM मशीन का, लेकिन कभी कभी कुछ खतरनाक सिचुएशन भी पैदा हो जाते हैं। बहराम कहता है कि यहाँ पर हवा का दबाव बहुत ज्यादा है, इसी वजह से तुम यहाँ पर ना ही रुको तो ठीक है। दोनों उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से इंटरव्यू देते हैं और दोनों ही उन्हें बहुत ही अच्छी तरीके से हर एक चीज समझा देते हैं। इधर ईवो भी आ जाता है। ईवो राई से बात करता है और राई कहती है कि तुम दोनों यहाँ पर बैठो, मैं तुम्हारी तस्वीर खींचूंगी। दोनों वहां पर बैठ जाते हैं और दोनों ही तस्वीरें खींचते हैं। इधर बहराम बोलता है कि दो मुझे अपना कैमरा, मैं तुम्हारी कुछ तस्वीरें खींच देता हूँ। बहराम री को एक पानी की बोतल देता है। वो कहता है कि इसे पीते रहना वरना तुम्हारा शरीर डिहाइड्रेट हो जाएगा। इसी बीच अचानक से ही एक मैकेनिक वहां पर पहुंच जाता है और वो कहता है कि चलो बाहर निकलने का समय आ चुका है, अब हम मशीन स्टार्ट करेंगे और इस रूम में बहुत ज्यादा एयर प्रेशर होने की वजह से तुम झेल नहीं पाओगे। मशीन चालू हो चुकी होती है। री कहती है कि मैं उन दोनों को देखना चाहती हूँ। री खिड़की से उन दोनों को देख रही होती है। वो देख रही होती है कि हवा का दबाव बहुत ज्यादा बढ़ चुका है और वो दोनों बहुत ही ज्यादा तकलीफ में हैं, लेकिन वो अपने काम को बड़ी ही आराम से कर रहे हैं। ये उनकी मजबूरी है। री उन दोनों को एक वीडियो कैमरे में देख रही होती है। वो हर एक चीज बड़ी ही बारीकी से देख रही होती है और वो खुश भी हो रही होती है। वो फिर से खिड़की से उन्हें देखना शुरू कर देती है। पूरा काम ठीक तरह से चल रहा होता है। तभी अचानक से ही रेड लाइट ऑन हो जाती है। मैकेनिक को कुछ गड़बड़ी लगती है। री पूछती है कि कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं? मैकेनिक कहता है कि नहीं, कोई बड़ी मुसीबत तो नहीं है। तभी अचानक से ही उन्हें कुछ संदेशा मिलता है। उस संदेशे को सुनकर मैकेनिक बहुत ही ज्यादा टेंशन में आ जाता है और इधर री भी बहुत ज्यादा टेंशन में आ जाती है, क्योंकि उसे अब ऐसा लगना शुरू हो चुका है कि EVM में कोई गड़बड़ी आ चुकी है। तभी वो मैकेनिक री को एक कमरे में बंद कर देता है। वो कहता है कि तुम इसी कमरे में चुपचाप बैठी रहो, ये कमरा सबसे सुरक्षित जगह है इस मशीन की। अचानक से ही बिजली चली जाती है। री बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। रिया बहुत ही ज्यादा घबरा रही है। वो खिड़की से देख रही होती है कि ईवो और बहरान जो कि केबिन के अंदर परेशान हैं और वो बोल रहे हैं कि तुम किसी तरह गेट खोलो। रिया उस रूम में बैठकर बहुत ही ज्यादा घबरा रही होती है। उसे सांस लेने में भी तकलीफ हो रही होती है। वो सोच रही होती है कि अब शायद वो वहीं पे मारी जाएगी। वो अपने कपड़े उतार देती है क्योंकि उसे बहुत ही ज्यादा गर्मी लग रही होती है। री बार बार ईवो और बहरान से बात करने की कोशिश कर रही होती है। गर्मी बहुत ही ज्यादा बढ़ती चली जा रही होती है। बहरान कहता है कि तुम अपने नाक को दबाओ, तभी
तभी तुम एयर प्रेशर को झेल पाओगी, वरना तुम एयर प्रेशर को बिल्कुल भी नहीं झेल पाओगी। वो बार बार अपने नाक को दबा रही होती है और अपने एयर प्रेशर को कंट्रोल कर रही होती है। बहुत देर तक कोशिश करते करते कोशिश उसके बर्दाश्त के बाहर चली जाती है और उसे ऐसा लगता है कि उसका दिमाग पूरी तरह से फट जाएगा। तभी वो बरहान को फिर से बुलाती है। बरहान कहता है कि तुम गेट खोल दो तो प्रेशर कम हो जाएगा। री गेट खोलने की कोशिश करती है, गेट जाम हो चुकी होती है। इसी वजह से वो लकड़ी की मदद लेती है और गेट खोल देती है। वो बरहान और ईवो के केबिन में चली जाती है। अंदर आते ही वो ढेर सारा पानी पीती है। बरहान बार बार फोन लगाने की कोशिश कर रहा होता है और वो बाहर से मदद मांगने की भी कोशिश कर रहा होता है। री बहुत ही ज्यादा डर रही होती है और वो बोल रही होती है कि कोई ना कोई तो हमें बचाने के लिए जरूर आएगा। बरहान कहता है कि हाँ, हमें जरूर यहाँ पर बचाने के लिए कोई ना कोई जरूर आएगा और हम इस मशीन के सबसे सुरक्षित केबिन में बैठे हुए हैं, हमें कुछ नहीं होगा। लेकिन हमें घबराना नहीं है क्योंकि इस केबिन की ऑक्सीजन लेवल बहुत ही ज़्यादा कम है और अगर हम घबराते हैं तो हो सकता है कि ऑक्सीजन बहुत जल्दी ख़त्म हो जाए और हम बिना ऑक्सीजन के ही मारे जाएं। सभी अपने दिमाग को शांत करते हैं और सभी चुपचाप बैठ जाते हैं। इधर री भी चुपचाप बैठी हुई रहती है। सभी अपने दिमाग को शांत करके बैठे हुए रहते हैं। वो धीरे धीरे सांस ले रहे होते हैं ताकि ऑक्सीजन की कहीं कमी ना हो। लेकिन री बार बार पानी पिए जा रही होती है। उसे शरीर में पानी की कमी महसूस हो रही होती है। वो ढेर सारा पानी पीती है। तभी ईवो बोलता है कि ज़्यादा पानी मत पियो वरना तुम तकलीफ में आ सकती हो। री बोलती है अब मैं और ज़्यादा पानी नहीं पीऊंगी। री पूछती है कि तुम्हें इस टनल में काम करने से डर नहीं लगता? ईवो बोलता है कि नहीं, मुझे यहाँ पर काम करने से कोई डर नहीं लगता है और ये मेरी एक मजबूरी भी है। री कहता है कि कोई ना कोई तो हमें जरूर बचाने के लिए आएगा। लेकिन ईवो कहता है कि अगर गैस लाइन लीक हो जाए और गैस लाइन फट जाए तो हमारी मदद कोई नहीं करने आएगा, हम यहीं पर फंसे रह जाएंगे। तीनों में बहस चल रही होती है लेकिन बरहान सभी को शांत करने की कोशिश कर रहा होता है और वो कह रहा होता है कि तुम सब चुपचाप सो जाओ क्योंकि हमें यहाँ पर कोई ना कोई बचाने के लिए जरूर आएगा। बरहान एक डायग्राम बनाता है और सारी चीजें री को समझाता है। री बड़ी ही ध्यान से बरहान के डायग्राम्स को देख रही होती है और बरहान जो भी बोल रहा होता है उन चीजों को वो बड़ी ही ध्यान से सुन रही होती है। बरहान बोलता है कि हम इस केबिन में हैं और यहाँ तक मेडिकल हेल्प आने में अच्छा खासा समय लगने वाला है, इसीलिए अपने दिमाग को शांत करो और चुपचाप सोए रहो, जिसकी वजह से तुम सांसें धीरे धीरे लोगी और हमारा ऑक्सीजन लेवल भी खत्म नहीं होगा। री चुपचाप बैठी हुई है और कुछ ना कुछ सोचे जा रही है। वो सोच रही होती है कि अब वो यहाँ से कैसे बाहर निकले। तभी ईवो अपना टिफिन निकालता है। ईवो टिफिन खाने जाता है लेकिन खाने से पहले वो री को अपना टिफिन दे देता है। री उसमें से थोड़ा कुछ खाती है और बाद में ईवो को ही रिटर्न दे देती है। री अपने मोबाइल पर अपने बेटी की तस्वीरें देख रही होती है और उसकी वीडियोस को देख रही होती है। री को ऐसा लग रहा होता है कि शायद ये उसके आखिरी पल हैं। वो अपनी बेटी को ईवो को भी दिखाता है। ईवो कहता है कि बड़ी ही प्यारी बेटी है, मेरी एक भांजी है ऐसी ही। री सोने की कोशिश करती है लेकिन उसे घबराहट की वजह से नींद नहीं आ रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका शायद दम घुटने जा रहा है। तभी वो कहती है कि मुझे बाथरूम जाना है, इसी वजह से मैं इस केबिन के बाहर जा रही हूँ और मैं गेट लगा रही हूँ थोड़ी सी प्राइवेसी के लिए। वो जानती है कि नेक्स्ट केबिन में एक ऑक्सीजन बॉक्स है जिसकी वजह से उसकी जान बच सकती है। वो सोच रही होती है कि अगर वो गेट लगा दे तो वो जिंदा बच सकती है। वो चुपके से गेट लगाने की कोशिश कर रही होती है। वो धीरे धीरे नट को लगाने की कोशिश कर रही होती है। वो चालाकी से गेट को लगा देना चाहती है ताकि वो दोनों बाहर ना निकल पाए। लेकिन तभी अचानक से ही आवाज होता है और आवाज होने की वजह से बरहान हरकत में आ जाता है और बरहान दरवाजा खोल देता है और कहता है कि ये लड़की हमारा ऑक्सीजन चोरी करने की कोशिश कर रही थी। तभी अचानक से ही लाइट गुल हो जाती है, चारों तरफ अंधेरा छा जाता है। सभी एक दूसरे से बातचीत कर रहे होते हैं लेकिन सभी बहुत ही ज्यादा डर भी रहे होते हैं। तभी बरहान हेलमेट लाइट ऑन कर देता है जिसकी वजह से हमें दिखाया जाता है कि वो तीनों अभी तक सुरक्षित हैं लेकिन उनकी हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। बरहान को गुस्सा आ जाता है, इसी वजह से वो री को एक जगह पर बांध कर रख देता है। बरहान बोलता है अब हमारे बचने की कोई उम्मीद नहीं है, हम यहीं पर मरने वाले हैं। तभी ईवो बोलता है कि नहीं, तुम हौसला नहीं हार सकते हो, हम सब जरूर बाहर निकलेंगे। तभी अचानक से ही कुछ लोग उनकी मदद करने के लिए वहां पर पहुंच जाते हैं। वो सभी पूछते हैं कि क्या तुम सभी ठीक हो? बरहान बोलता है कि हाँ, हम सभी ठीक हैं। लेकिन वो जिस लैंग्वेज में बात कर रहे होते हैं बरहान को ठीक तरह से समझ में नहीं आ रहा होता है। वो बोलते हैं कि हम 3 लोग हैं और हमें यहाँ से किसी भी तरह से निकालो। तो वो कहते हैं कि तुम लोग यहाँ पर शांत बैठे रहो, हम बहुत जल्द तुम्हारी मदद करने के लिए पहुंच रहे हैं। सभी वहां पर अपने दिमाग को शांत कर लेटे हुए हैं।
वो सभी धीरे धीरे सांस ले रहे हैं क्योंकि उन्हें पता है कि अगर वो जोर से सांस लेते हैं तो हो सकता है कि ऑक्सीजन लेवल पूरी तरह से कम हो जाए। री बोलती है कि तुम इतनी सारी तकलीफें क्यों झेल रहे हो, तुम यहाँ पर इतनी मेहनत क्यों कर रहे हो। तभी ईवो बोलता है कि मुझे 8,000 रुपए की जरूरत है, अगर 8,000 रुपए मिल जाते हैं तो मैं ये काम छोड़ दूंगी। री बोलती है मैं 8,000 रुपए तुम्हें दे दूंगी अगर हम यहाँ से बाहर निकल जाते हैं। तभी अचानक से ही मदद करने के लिए फिर से कुछ लोग वहां पर पहुंच जाते हैं। री जोर जोर से चिल्लाती है, वो चिल्लाती है कि हमारी मदद करो, हमारी मदद करो, लेकिन अचानक से ही बाहर एक जबरदस्त ब्लास्ट होता है जिसकी वजह से री समझ चुकी होती है कि बाहर बहुत बड़ी गड़बड़ी हो चुकी है और जितने भी लोग उनकी मदद करने के लिए पहुंचे थे वो सभी मारे जा चुके हैं। वो वहां पर अब चुपचाप बैठे नहीं रह सकते थे, वो वहां से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। इसी बीच उन्हें एक छोटी सी सुरंग नजर आती है, वो उस सुरंग के रास्ते बाहर निकलने की कोशिश कर रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि बरहान के साथ एक दुर्घटना घट चुकी है और बरहान पूरी तरह से घायल हो चुका है। ईवो उसे सहारा देने की कोशिश करता है, ईवो उसे बचाने की कोशिश करता है, लेकिन बरहान ईवो के गोद में ही मारा जाता है। ये देखकर ईवो बहुत ही ज्यादा दुखी हो जाता है और सदमे में आ जाता है। इधर री उन दोनों को बड़ी ही हैरानी से देख रही होती है। री भी पूरी तरह से सुन्न पड़ जाती है, वो सोच रही होती है कि अब हम इस टनल से किस तरह बाहर निकले। तभी री ऊपर के रास्ते चढ़ना शुरू कर देती है, वो गेट लगा देती है ताकि पानी का बहाव कम हो सके। वो फिर से नीचे उतर जाती है और वो मिट्टी खोदना शुरू कर देती है। वो किसी भी तरह से उस सुरंग से बाहर निकलना चाहती है क्योंकि अगर वो सुरंग से बाहर नहीं निकलती है तो उस सुरंग में पानी भर जाएगी जिसकी वजह से उन तीनों की मौत हो जाएगी, जिसमें से बरहान पहले से ही मारा जा चुका है। री ईवो से बोलती है कि बरहान को छोड़ो, अपनी जान बचाओ, और वो ईवो को धकेल कर उस सुरंग से बाहर जाने के लिए कहती है। री भी बाहर निकलने की कोशिश करती है लेकिन वो अटक जाती है। ईवो उसे जोर से खींचता है और अंदर ले लेता है। री को कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा होता है क्योंकि उस सुरंग के अंदर बहुत ही ज्यादा अंधेरा है। वो मोबाइल टॉर्च ऑन करती है और रास्ता ढूंढने की कोशिश कर रही होती है। वो अपनी जी जान लगा रही होती है ताकि वो किसी भी तरह से इस सुरंग से बाहर निकल सके। वो हाथ पांव चला रही होती है लेकिन उसे कहीं भी किसी भी तरह का कोई रास्ता मिल नहीं रहा होता है। वो खुदाई करते करते उसे अचानक से ही एक कंक्रीट की दीवार मिलती है। उस कंक्रीट की दीवार को वो तोड़ना चाहती है लेकिन तोड़ नहीं पाती है और वो पूरी तरह से थक जाती है। इधर बरहान को दिखाया जाता है, बरहान की हालत बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। ऑक्सीजन की कमी की वजह से बरहान का हाथ पांव भी ठीक तरह से काम नहीं कर रहा है, वो चुपचाप लेटा हुआ है। तभी री मोबाइल पर अपनी बेटी की वीडियोस देखती है। उन वीडियोस को देखकर वो यादों को समेट रही होती है। उसे ऐसा लग रहा होता है कि उसका अंत अब आ चुका है। वो अपने कुछ आखिरी पल भी रिकॉर्ड करने की कोशिश कर रही होती है। वो रिकॉर्ड कर रही होती है तभी हमें दिखाया जाता है कि ईवो पूरी तरह से बेहोश हो चुका है ऑक्सीजन की कमी से। उसे वो ऑक्सीजन वाला बैग मिल चुका होता है। ये वही ऑक्सीजन वाला बैग है जिसे हमें पहले दिखाया गया था। वो उस बैग से पाइप निकालने की कोशिश कर रही होती है। वो पाइप अपने मुंह पे लगाकर सांस ले रही होती है। धीरे धीरे वो सांस लेना शुरू कर देती है। वो पाइप ईवो के मुंह में भी रख देती है। ईवो भी धीरे धीरे सांस ले रहा होता है। धीरे धीरे एक दूसरे को वो सांस दे रहे होते हैं। बहुत देर तक ये सिलसिला चलता रहता है। एक बार री सांस लेती है तो दूसरी तरफ ही हम देखते हैं कि ईवो एक बार सांस ले रहा होता है। इसी तरह वो एक दूसरे को जिंदा रखने की कोशिश कर रहे होते हैं। दोनों को दिखाया जाता है, दोनों की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी है। अब दोनों ही ऑक्सीजन को लेकर मारामारी कर रहे हैं क्योंकि दोनों की हालत सच में बहुत ही ज्यादा खराब है। री बोलती है कि हम दोनों को इस ऑक्सीजन को बराबर यूज करना चाहिए क्योंकि हम दोनों को ही बाहर निकलना है, हम दोनों की ही फैमिली हमारा इंतजार कर रही है। तभी हमें दिखाया जाता है कि सुरंग में कुछ हलचल हुई है, जिस हलचल की वजह से ईवो री को जकड़ लेता है ताकि री को किसी भी तरह का कोई नुकसान ना हो। इधर दिखाया जाता है कि मदद पहुंच चुकी है। री को वहां से उठा लिया जाता है। दूसरे ही तरफ ईवो को भी वहां से उठा लिया जाता है। हमें नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है कि ईवो ऑक्सीजन ले रहा होता है और इधर री जो कि बिस्तर पर लेटी हुई है उसे बेड पर बांध कर रखा गया है। उसका पूरा शरीर पूरी तरह से घायल पड़ा हुआ है। अचानक से ही री को होश आ जाता है। दोनों एक दूसरे को देखते हैं और यहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। वीडियोस बनाने हैं, फिल्मोरा है ना,